जय श्री राम किसान साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया फर्स्ट के खास प्रोग्राम किसान फर्स्ट में। और इस समय देश में महत्वपूर्ण चर्चा छिड़ी हुई है, वो है एमएसपी गारंटी कानून। जी हाँ, एमएसपी को लेकर अभी भी किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जब तक सरकार अब एमएसपी की गारंटी नहीं देगी, इसको कानून के तौर पर पारित नहीं करेगी, तब तक वो आंदोलन अपना जारी रखेंगे। हालांकि इसको लेकर इस धड़े में काफी फूट भी पड़ चुकी है, लेकिन आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो इस विषय पे कि तीनों कृषि कानूनों को तो वापस ले लिया है, लेकिन एमएसपी को लेकर किसान क्यों अड़े हैं, आंदोलन क्यों कर रहे हैं, ये किसानों के लिए क्यों जरूरी है, और अगर ऐसा होता है तो इससे किसानों को क्या फायदा है, और सरकार ऐसा करने पे अब तक क्यों हिचकती रही है। क्योंकि ये मांग सिर्फ मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान नहीं बल्कि कई दशकों पहले से चली आ रही है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए बेहद ही खास मेहमान हमने समय स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के सक्रिय सदस्य और युवा किसान नेता राहुल राज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत सर। राहुल राज जी वो नेता हैं या कहा जाए कि वो कार्यकर्ता हैं जो खुद को अपने आप को कार्यकर्ता कहलाना पसंद करते हैं, जो कि लगातार जिस तरह से दिल्ली में जो प्रदर्शन चल रहा था उसमें लगातार उन्होंने सक्रिय भागीदारी भी निभाई। आपने उनको कई टीवी चैनल्स पे भी देखा होगा, इनका बयान आपने कई अखबारों में पढ़ा होगा, और आज वो विशेष हमारे आमंत्रण पर यहाँ पे आए हैं। आपका एक बार फिर मैं स्वागत करना चाहूंगा राहुल जी। एमएसपी कानून की जरूरत क्यों है किसानों को, और इस मांग को लेकर क्यों अब अड़ चुके हैं, क्योंकि सरकार ने तो तीनों के कृषि कानून जो वापस ले लिए हैं। देखिए आशु जी, ऐसा है कि जब ये आंदोलन चालू हुआ था तो ये बात थी कि समर्थन मूल्य पे खरीदी की गारंटी का कानून इस देश में बनाया जाए उन सभी फसलों पर जिनका एमएसपी सरकार ने तय किया है, और तीनों काले कानून, जिन कृषि कानूनों को हम काले कानून कहते थे, उन काले कानूनों की वापसी हो। अब जब वो तीनों काले कानूनों की वापसी का जो बिल था वो लोकसभा और राज्यसभा में पारित हो चुका है, और शेष अब गजट नोटिफिकेशन जारी होगा राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर के बाद, तो वो शेष होने के बाद ये बिल्स रिपील हो जाएंगे। लेकिन दूसरी हमारी मांग अभी भी यथावत है, और आजकल एक बड़ा शोर चल रहा है कि किसानों ने एक नई मांग जोड़ दी है, जबकि जब हम आए थे तब डे वन से ये बात है। और मैं तो दूसरों की बात क्या, मेरा खुद का बुराड़ी मैदान का 26 तारीख का बयान है, उसमें मैंने खुद कहा है कि दो ही बातें हैं, एमएसपी गारंटी कानून दे दो और तीनों काले कानून वापस लो। तो ऐसे में एमएसपी गारंटी कानून का जहाँ तक प्रश्न है, समर्थन मूल्य जो सरकार हमारा तय करती है आशु जी, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, यानी इससे कम नहीं बिकना चाहिए, इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। और आप मार्केट में किसी भी ऐसे प्रोडक्ट का जो मोल देखोगे, चाहे वो पार्ले जी बिस्किट हो या एक वो टूथपेस्ट कोलगेट का हो या XYZ कोई भी चीज़ हो, उस पर MRP लिखा रहता है, यानी अधिकतम खुदरा मूल्य, यानी इससे ज़्यादा इसे नहीं बेचा जा सकता है। लेकिन हमारा तो अधिकतम तो कुछ है ही नहीं साहब, हमारा तो यह है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। महत्वपूर्ण बात आप, मैं चाहूँगा इसको और एनलार्ज करें। जो दर्शक हमारे जो किसानों से या कहा जाए कि कृषि व्यवसाय से नहीं जुड़े हैं, उनको समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे राहुल राज जी बता रहे हैं कि आप कोई भी जो प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट से, उसके ऊपर MRP और MSP लिखा होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और नहीं, MRP प्रोडक्ट पे लिखा रहता है, MSP केवल एक ही प्रोडक्ट पे लिखा रहता है। हाँ, वो बता दीजिए। मैं वो बता देता हूँ, वो शराब की बोतल। हाँ, बात यह है कि MRP आप कभी भी कोई सामान खरीदते हो तो आप गौर से देखेंगे तो उसमें एक MRP लिखा रहता है, और आप दुकान वाले से इसी बात पे बहस करते हो, साहब MRP इतना आप ज्यादा क्यों दे रहे हो? तो आप कोशिश करते हो, कई जगह थोक की व्यापार की दुकान, जैसे एक ऑन डोर सिस्टम आ गया है, बहुत सारे DMart आ गए हैं, बहुत सारी चीजें आ गई जिनमें अपने को MRP से भी सस्ता मिल जाता है, तो अपन बड़े खुश हो जाते हैं, अरे देखो साहब इसकी मैक्सिमम प्राइस ये थी लेकिन इससे अपने को सस्ता मिला, तो भले ही 2 रुपए मिले लेकिन चेहरे पे आपकी मुस्कान आ जाती कि नहीं साहब 2 रुपए सस्ता मुझे प्रोडक्ट में। लेकिन किसान का MRP नहीं है, किसान का MSP है, जो कि मिनिमम सेलिंग प्राइस नहीं है, इट्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी सरकार द्वारा तय किया गया वो न्यूनतम मूल्य जिससे मंडी में बोली नीचे नहीं लगनी चाहिए। यानी सरकार ने एक व्यवस्था ऐसी इस देश में बनाई किसान की कि अगर 1950 रुपए गेहूं का समर्थन मूल्य सरकार ने तय कर दिया तो सरकार के तरफ से ये होता है कि इससे ज्यादा नीचे किसान का नहीं बिकना चाहिए। लेकिन जिस दिन से इस देश में APMC एक्ट आया और समर्थन मूल्य जिन जिन जीन्स के तय हुए, उस दिन से आज तक का हिसाब किताब ये है कि प्रति वर्ष किसानों को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान होता है इस बात से कि हमारी फसलें जो सरकार खरीदती है, आप टीवी पे देखते होंगे, सरकार गेहूं खरीद रही है, बड़े बड़े वादे होते हैं, कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के बहुत बार ये बात कहते हैं कि लाखों टन अनाज किया गया, गेहूं खरीदा गया, रिकॉर्ड तोड़ हुआ। तो सरकार जो खरीदती है उसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश का ही हम उदाहरण ले लें तो हर मंडी में सारी फसलें समर्थन मूल्य से नीचे बिकती हैं। अब घर में बैठा एक आम आदमी ये सोचे कि उसने महीने भर मेहनत करी
उसकी तनख्वाह 30,000 उसे मिलनी थी, लेकिन किसी कारणवश उसका कर्मचारी का जो भी मालिक है या ऑफिस का जो अधिकारी वो ये कहेंगे नहीं साहब इस महीने आपको 30 नहीं हम 20 ही देंगे, तो आपके दिल पे क्या बीतेगी। वही पीड़ा इस किसान के दिल पे होती है कि जब हम मंडी में फसल बेचने जाते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि इस वर्ष हमारी फसल का 100 समर्थन मूल्य है, गेहूं का ये मूल्य है, लेकिन सरकारी खरीद के अतिरिक्त जब हम प्राइवेट व्यापारी को बेचने जाते हैं तो धड़ाम से वो दाम गिरा देता है, समर्थन मूल्य से नीचे से बोली चालू होती है, जबकि क्या बात होनी चाहिए कि समर्थन मूल्य से चालू होना चाहिए, वो भी नहीं होता है। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि साहब इस देश में आज सारी बातें होती हैं कि भाई प्रति व्यक्ति आय इतनी तो होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे बुद्धिजीवी टीवी पे कहते हैं कि भाई एक घर में कोई अगर तनख्वाह लेता है तो 10,000 तो मिनिमम उसकी तनख्वाह होनी चाहिए, ये बात बुद्धिजीवी कहते हैं। तो वो बुद्धिजीवी ये क्यों नहीं समझते कि 6-6 महीने में हम लोग मेहनत करके अपनी फसलें उगाते हैं, ठंड में रात को 2-2 बजे पानी देते हैं, लाइट 2 बजे रात को मिलती है हमें, आप तो दिन भर पंखे में सोते हो। 9 से 9 की नौकरी में भी लोगों की जान निकलती है। आशुतोष जी वो ये कहते हैं कि साहब 9 से 9 की नौकरी करके आया हूँ, 1 गिलास पानी बीवी नहीं दे तो गुस्सा हो जाता है, बोले 9 से 9 की नौकरी करके आया हूँ मुझे पानी नहीं। यहाँ तो किसान साहब दिन भर खेत में मेहनत करता है, निनाई गुड़ाई करता है, बोनी करता है, बखरनी करता है, पष्टनी करता है, इसके बाद सरकार उसे 10 घंटे का वादा करके 6 घंटे 4 घंटे लाइट देती है, और उसका भी स्लॉट क्या होता है, रात को 2 बजे, रात के 3 बजे, रात के 1:30 बजे, ठंड हो बरसात हो गर्मी हो, हम 2-2 बजे खेतों में खड़े हैं रात के। इस मेहनत के बाद भी जो सरकार हमारा दाम तय कर रही है, अगर वही हमें नहीं मिलेगा तो हमारे बीवी बच्चे, हमारे बच्चों को क्या अच्छी शिक्षा लेने का अधिकार इस देश में नहीं है, हमारी बीवी ढंग के कपड़े पहने ये अधिकार हमको नहीं है, हम ढंग के कपड़े पहने एक जीवन यापन की शैली हमारी हो ये अधिकार हमको इस देश में नहीं है। हम भी इस देश के नागरिक हैं, इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि साहब हमारा कोई एमआरपी नहीं है, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और वो भी कौन तय कर रहा है ये भी आपको जानना चाहिए। किसान अपना दाम तय नहीं कर रहा है, हमारा दाम एसी कमरों में बैठे वो अधिकारी और नेता लोग तय करते हैं जो शायद खेती करते भी नहीं है। उनकी एक आयोग की रिपोर्ट वो बना लेंगे कि साहब कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो वो कैलकुलेट करते हैं और जो वो पेश करते हैं वो भी बहुत कम है। इस देश में इन कानूनों के आने से पहले से किसानों की मांग चली आ रही है। ये प्रश्न के तौर पे मैं ले लेता हूँ कि ये कब से ये मांग है, एमएसपी की मांग कब से किसान कर रहे हैं, आज़ादी के बाद से कब से मांग उठ रही है और इसको अब तक क्यों नहीं ये लागू किया जा सका? देखिए आशुतोष जी, एमएसपी की मांग लंबे समय से चली आ रही है। पीएमसी एक्ट इस देश में आया, मंडियां सरकारी मंडी आई, इसके बाद जब समर्थन मूल्य तय हुए तो पहले कुछ कम फसलों का था, आज की डेट में कुल मिला के 27 फसलों का 27 जीन्स का समर्थन मूल्य सरकार तय करती है। ऐसे में एमएसपी की मांग लंबे समय से चल रही है, ये मोदी जी की सरकार की बात नहीं है, जो पूर्व में कांग्रेस की यूपीए सरकार थी तब भी ये मांग थी। और तब एक आयोग आया था जिसका कमेटी आई थी जिसका नाम था अपनी C2+50 स्वामीनाथन आयोग। स्वामीनाथन आयोग की एक सिफारिश थी कि किसानों की जो भी लागत है उसको कैलकुलेट करके उस पर 1.5 गुना लाभकारी मूल्य दिया जाए। और लाभकारी कैलकुलेट करने का भी फंडा स्वामीनाथन जी ने बहुत अच्छा दिया था। उन्होंने कहा था कि किसान के परिवार में अमूमन 5 लोग होते हैं, तो वो 5 लोग अगर खेती में लग रहे हैं तो वो एक खेती उन्हें रोजगार दे रही है, लेकिन खेती में जो वो मेहनत कर रहे हैं तो क्या वो मजदूरी नहीं जोड़ी जानी चाहिए लागत में? वही 5 लोग अगर मान लो मैं कहता हूँ प्रतिदिन तगाड़ी डालने का भी काम करते हैं तो वो 5 दिन में 300 रुपये आज के हिसाब से लेबर रेट होता है कि नहीं होता है? तो वो 5 लोग वो काम नहीं कर रहे लेकिन खेती में अपने समय दे रहे हैं तो उनकी लेबर जोड़ी जाए। इसके बाद आपका खाद बीज, आपके जो भी उपकरण लग रहे हैं उनका पैसा जोड़ा जाए। सपोज ट्रैक्टर आप उसमें यूज करते हो तो आपने 7 लाख का ट्रैक्टर उस जमाने की उनकी रिपोर्ट का था, आज के जमाने में ट्रैक्टर के दाम भी ज्यादा है, तो अपन मान के चलें कि 7 लाख 8 लाख आपका ट्रैक्टर आज एक साल बाद 7 लाख का तो नहीं रहेगा। तो डेप्रिसिएशन हुआ ट्रैक्टर का। ट्रैक्टर आपने किस लिए खरीदा था? खेती के लिए खरीदा था। ट्रैक्टर का जो टायर घिसता है वो किसके लिए घिस रहा है? खेती के लिए घिस रहा है। तो वो लागत में नहीं जोड़ोगे क्या आप? ट्रैक्टर ट्रॉली से लेके आप खेत में अपना जो काम करते हो उसके बाद उसी ट्रॉली में भर के आप बेचने जाते हो, मंडी वापस आते हो, ये लागत काय में जुड़ेगी? ये खेती में जुड़ेगी। इसके बाद उन्होंने कहा कि इन सारी लागतों को जोड़ने के बाद जो आपकी जमीन है, अगर मान लो 5 एकड़ जमीन है, आज 5 एकड़ का आप किसी भी गांव में चले जाओ, वो मध्य प्रदेश के, मुश्किल से 5 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से तो रेट होगा। तो 5 एकड़ की जमीन की कीमत कितनी हुई? 25 लाख रुपए। और जब अपन किसी से खेती किराए पे लेते हैं, हमारे गाँव में कौली कहते हैं, बटिया कहते हैं, कई जगह आधे आधे में बांटते हैं, कुछ जो जब ठेकेदारी प्रथा में कौली पे कहते हैं हमारे गांव में, आपके यहाँ कुछ और कहते होंगे। तो कौली पे जमीन लेते तो अपन उसको पैसा देते हैं कि नहीं देते कि हम भाई तुम्हारी रेंट पे ले ली? तो रेंट भी जमीन का उसमें जोड़ा जाए, क्योंकि अगर वो व्यक्ति खुद खेती ना करे दूसरे के देगा तो उसको रेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो रेंट भी जुड़ने के बाद, ये सब जुड़ने के बाद जो लाभकारी मूल्य निकाला जाएगा उस पर भी 1.5 गुना लाभकारी मूल्य, वो था C2+50, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट प्लस 50% ऑफ प्रॉफिट। ये आयोग की रिपोर्ट 2007 से लंबित है। कांग्रेस सरकार के टाइम से ये सरकार में लंबित है।
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 विपक्षी कांग्रेस पार्टी वही जो है उठा रही है कि सब एमएसपी के लिए समर्थन की बात इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब सरकार थी उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इस देश की जनता को भी मालूम हो, आम आदमी को भी मालूम हो कि ये जो लोग बार बार कहते हैं कि साहब ये तो मोदी जी का विरोध कर रहे हैं, हम मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हमें ना मोदी जी से कोई खास लगाव या मतलब है, ना हमें कोई भारतीय जनता पार्टी से लगाव मतलब दुश्मन। देखिए किसानों का तो जैसा कि कबीर जी कहते थे ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर वाला मामला। हमें किसी से क्या लेना देना, जो सत्ता में बैठा है, जो सिंहासन के ऊपर विराजमान होता है, जो शासक होता है, उसी से जनता उम्मीद करती है। और आज इस देश में स्पष्ट बहुमत की सरकार है, कोई लूली लंगड़ी सरकार तो है नहीं कि भाई दो आदमी कहने लगे कि नहीं नहीं साहब हम तो ये बात नहीं मानेंगे, हम छोड़ के पार्टी चले जाएंगे। स्पष्ट बहुमत की सरकार में आशुतोष जी देश के आदमी की उम्मीद जगती है। और मोदी जी का व्यक्तित्व जैसा चुनाव से पहले 2014 में दिखाया गया इस जनता को कि स्ट्रांग लीडर हैं, स्ट्रांग निर्णय लेते हैं, तो किसान भी ये उम्मीद करता है कि भाई इतना स्ट्रांग लीडर, जो रिपोर्ट उस समय लागू नहीं हुई C2+50 की, वो लागू करे। अब सरकार क्या करती है साहब, झूठ बोलती है हमने C2+50 दे दिया, जबकि जब किसान संगठनों के द्वारा मोदी जी की गवर्नमेंट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन लगाई गई थी, तो सरकार ने हलफनामा दिया, एफिडेविट दायर करके 2015 में सरकार खुद कह रही है कि हम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार C2+50 देने में सक्षम नहीं है। और आज टीवी पे क्या कहते हैं कि हमने C2+50 दे दिया। तो ये झूठ है, ये जनता को मालूम होना चाहिए। इसके वजह क्या है, कारण क्या है कि मैं बता रहा हूं, कांग्रेस की गवर्नमेंट हो चाहे भाजपा की गवर्नमेंट हो, हिचक कहाँ रही है? हिचक ये होती है, हिचक का विषय तो बाद में आएगा, पहले ये समझने का विषय है कि C2+50 के साथ ही तब से समर्थन मूल्य की मांग चल रही है। और लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह जी थे, तो 2011 की जो कमेटी बनी थी एमएसपी को लेके, उस समय भी जो कमेटी की बात आज चल रही है कि साहब कमेटी बना देंगे, कमेटी तय करेगी, हम लोग आंदोलन वापस नहीं ले रहे, तो हमसे कह रहे हैं कमेटी तो बना। कमेटी तो आशुतोष जी तब भी बनी थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, और जो कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन थे नरेंद्र मोदी जी, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात के थे। एज ए चेयरमैन नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं ये रिपोर्ट जाके प्रधानमंत्री जी को दी थी कि इस देश में किसानों को आगे लाने के लिए, उनकी उन्नति के लिए समर्थन मूल्य पे खरीदी की गारंटी का कानून बनना चाहिए। तो हम भी तो वही कह रहे हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जो मांग की थी, वर्तमान में आज वो देश के प्रधानमंत्री हैं, सशक्त नेतृत्व है, तो वो मांग लागू कर दें। इसी बात को लेकर तो किसान अड़ा हुआ है कि जब आप तब ये बात मानते थे कि देश के किसान को समर्थन मूल्य पे खरीदी की गारंटी मिलनी चाहिए, और ये बात हर आज व्यक्ति को समझनी चाहिए। मैं अगर अपना प्रोडक्ट बना रहा हूं और मैं मार्केट में लॉन्च करता हूं, तो मैं फैक्ट्री वाला हूं, तो सारी चीजें जायज हैं। लेकिन क्योंकि मैं इस देश का किसान हूं, मेहनत करके अपना उपज उगा रहा हूं, उसका दाम जो सरकार तय कर रही है वो भी मुझे ना मिले, तो ये तो हमारे साथ बेईमानी है। और ये बात कहां से आ गई आशुतोष जी कि अगर कांग्रेस पार्टी हमारे साथ 10 साल की लगातार सरकार में बेईमानी करती आई, या उसकी पूर्ववर्ती सरकार बेईमानी करती आए, तो इनको भी बेईमानी करने का लाइसेंस मिल गया। कोई अगर हमें 2 थप्पड़ मार के जा रहा है, तो आपको थोड़ी 2 अधिकार मिल गया आप भी 2 हमें दे के चले जाओ। भाई आपसे तो हम उम्मीद करेंगे न्याय व्यवस्था अच्छी रहे। तो हम भी यही कह रहे हैं कि किसान मंदिर का घंटा नहीं है कि पेंडुलम की तरह इधर से बोले तो सब लोग कांग्रेस के टाइम कुछ क्यों नहीं हुआ, तो उनने कहा नहीं भाजपा के टाइम पे क्यों नहीं हुआ। हमें ना कांग्रेस से मतलब है ना भाजपा से, हमें ये मतलब है कि आज सत्ता में एक ऐसी सरकार है जो स्पष्ट बहुमत की सरकार है। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार बड़ा दिल करके टीवी पे आके, ये हम उनकी बात का धन्यवाद देते हैं। हमने उस दिन भी कहा था कि बड़ी बात है कि देश का प्रधानमंत्री टीवी पे आके सार्वजनिक तौर से ये कह रहा है कि मैं देश से माफी मांगता हूं। ये बड़ी बात होती है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि देश, वो भी ऐसा सशक्त देश, 130 करोड़ की आबादी वाले देश का प्रधानमंत्री टीवी पे आके देश की जनता से माफी मांगे, ये बात बहुत बड़ी होती है, ये बात भी समझने वाली है। लेकिन हमें खेद इस बात का है कि 700 लोगों के मरने के बाद आपको इस बात की याद आई। चलो देर आए दुरुस्त आए, आपने कानून वापस लिए, हमारे 700 लोग मर गए, तो हम वही तो मांग कर रहे हैं कि जितना बड़ा दिल करके आपने टीवी पे ये कहा कि देश से माफी मांगते हैं, भले ही उन्होंने बीच में उसमें एक लाइन जोड़ दी कि कुछ लोगों को नहीं समझा पाए। लेकिन आशुतोष जी आप भी बड़े पत्रकार हैं, आपको अरसा हो गया इस देश में चंद लोगों के विरोध करने से कोई कानून वापस नहीं होते। जब वो बहुत बड़े तबके को लाभ या हानि पहुंचाता है तो उसका विषय चर्चा का होता है। वही बड़ा दिल करके वो एमएसपी गारंटी का कानून बनाने की मांग हमारी मान ले, और उसके साथ जो मांगे हमारी हैं, अब कोई भी आंदोलन होता है उसके बीच में जो भी हानि लाभ होता है उस क्षतिपूर्ति की बात तो आती है। और यहाँ तो क्षति जान की हुई है, 700 लोग मरे। उधर मंत्री जी के बेटे ने जो गाड़ी से रौंदा है वो सबके सामने है, सबने माना कि भाई उसने गलत किया। आप अपनी मांग अपने बिल्कुल रखे रहे हैं और आपको पूरा अधिकार भी है। मैं एमएसपी पे एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा कि विषय आपने बहुत अच्छा बेहतर तरीके से अब तक समझा दिया है।
इसको और समझने के लिए आप थोड़ा बताइए कि क्या कारण है कि जब भी एमएसपी की बात आती है तो कहीं ना कहीं विदेशी प्रेशर की बात भी आती है कि भारत सरकार के ऊपर, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, जो भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट रही हो, कि विदेशी जो बड़े जो विकसित राष्ट्र हैं वो भारत के ऊपर दबाव बनाते हैं कि एमएसपी ना दिया जाए। इस तरह की चर्चा भी आती है, इसमें कितनी सच्चाई है और इसका क्या गणित है? एमएसपी तो सरकार तय करती है और सरकार एमएसपी पे खरीदती भी है, ये तो मैं आपको बहुत स्पष्ट कर चुका हूँ। हमारी मांग है कि कोई भी खरीदे, आशुतोष जी खरीदे, कोई और खरीदे, राहुल राज के खेत का जो गेहूं है वो समर्थन मूल्य से कम तो मिले, ज्यादा मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, इतना तो मिले। आपने कहा किस दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है जो हमें समझ में आती है, अब जो दिक्कत है वो असली तो सरकार बताएगी, लेकिन पेट में दर्द किसके होता है? पेट में दर्द उन लोगों के होता है जो उसमें बीच में माल कमाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप लीजिए, 29 ग्राम का एक चिली फ्लेक्स का बोतल आता है, न जाने कौन कौन सी कंपनियां बनाती हैं। 29 ग्राम क्या होता है आशुतोष? 29 ग्राम मिर्ची का कोई मोल नहीं है। या 1 किलो की मिर्ची का अगर आप दाम देखो 3 रुपए मिलता है किसान को मंडी में। ये मेरी आंखों का, मैं क्षेत्र में गया था किसानों से मिलने, मेरी आंखों के सामने जो मंडी है, कुक्षी मंडी मध्य प्रदेश की, 3 रुपए किलो मिर्ची बिक रही थी। और आज आप वही हरी मिर्ची का मोल जरा भोपाल में देख लीजिए कितना मिलता है। आपने जीवन में 3 रुपए किलो नहीं खरीदी होगी, 3 रुपए किलो मिर्ची मिल रही है। और अपन आज भी जाते तो मिर्ची धनिया फ्री में रखवाते हैं शहरों में। बिल्कुल। और वो कहता नहीं, अगर जिस दिन उसकी भाव तेज होता क्या बोलता है, 10 रुपए की इतनी सी दूंगा। तो वहां तो 10 रुपए में इतनी सी मुट्ठी भर भी नहीं दे रहा, जो 100 ग्राम 150 ग्राम भी नहीं हो, लेकिन हमें से कितने में खरीद रहे हैं? 3 रुपए में। और उसी मिर्ची को सुखा के, लाल मिर्ची को 29 ग्राम आप दे रहे हो कितने रुपए में? 67 रुपए में। 67 यानी 67 रुपीज 67 रुपीज में आप 29 ग्राम मिर्ची दे रहे हो, या 1 किलो 3 रुपए में खरीद रहे हो। ये लड़ाई है हमारा सरकार से। हमने तो कभी ये भी नहीं कहा कि सरकार हमारा पूरा खरीदे। कुछ बड़े चैनल के पत्रकार हैं जो शाम को टीवी चैनल पर बैठ के ये भी कहते हैं कि ये इनडायरेक्टली एक दबाव है कि सरकार पूरा माल किसानों का खरीदे। हमने तो कभी नहीं कहा सरकार हमारा खरीदे। और जो भी माल सरकार हमारा खरीदता है आशुतोष जी, ये बात हम आपसे नहीं कह रहे हैं, ये तो जो वार्ता हुई इतनी दौर की, उसमें भी किसान नेता हमारे वरिष्ठ उन्होंने सरकार से कहा कि पीडीएस के लिए आप खरीदते हो, पीडीएस के अतिरिक्त जो आप माल खरीदते हो आप उसे बेचोगे भी तो सही, वो अच्छे दाम में बिकेगा तो माल आपको मिलेगा ना। अब आप जबरदस्ती वेयर हाउस में लिकर लॉबी को फायदा पहुंचाने के लिए गेहूं सड़ा दोगे, खुले में रख दोगे, धान सड़ा दोगे, उनको सस्ते में दे दोगे, उनसे पैसे ले लोगे चंदे के तौर पे, और उनको सस्ता माल पहुंचा के प्रॉफिट पहुंचा दोगे। ये षड्यंत्र बंद कर दो तो आपको भी माल मिलने लगेगा। और हम कभी नहीं कह रहे सरकार हमसे पूरा खरीदे, हम ये कह रहे हैं कि जो प्राइवेट लोग हमसे खरीदते हैं, अगर वो हमको एमएसपी देते हैं तो सरकार को इस बात की चिंता क्या है? जो सवाल आपने किया, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिक्कत उन प्राइवेट व्यापारी की है। वो प्राइवेट व्यापारी और ऐसे नेता जिनका गठजोड़ इन विदेशी कंपनियों से है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर एक बड़ी कंपनी है, उसके बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स आते हैं। नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर है, लेकिन है वो विदेशी कंपनी है। हाँ, ये ध्यान रखिए, ध्यान रखने वाली बात है। हाँ, ये यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात अब इस मकाम पे आ चुके हैं। राहुल राज जी हमें समझा रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं इस बात को लेकर कि देखिए इस फंडे को समझिए, गणित को समझिए। जितने भी तमाम जो विदेशी कंपनियां हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट को उठा के देखें, हिंदुस्तान लीवर सोच के अभी हम सोचे कि भारतीय कंपनी है, वो विदेशी कंपनी है, सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है। और ये लोग अपने देश में, इनके यहाँ तो वनस्पति होती नहीं, इनके यहाँ खेती होती नहीं ना, इनके यहाँ पे किसान जो है इस कदर मेहनत करते हैं जिस तरह से भारत का किसान करता है। तो कहीं ना कहीं पूरा उत्पादन के लिए भारत पर निर्भर रहते हैं ये। और बेचारा भारत का जो किसान है वो दिन रात पसीना बहाकर जो उत्पादन करता है, उसमें ज़रा सा हल्दी झींग फिटकरी लगा के और उसको पैकेजिंग करके, वो जैसा कि राहुल जी ने बताया कि 3 रुपए की मिर्ची को, 3 रुपए किलो की मिर्ची को वो 67 रुपए में 29 ग्राम, मतलब हैरानी होती है कि किस तरह से कितना महंगा बेचा जाता है। और आप जो टीवी पे विज्ञापन देख रहे हैं, बड़े बड़े विज्ञापन, ये किसान तो कर नहीं सकता, ये बड़ी बड़ी कंपनी और इतने बड़े बड़े जो फिल्म के स्टार हैं वो उनका विज्ञापन करने आते हैं, तो पैसा आता कहाँ से है, इस बात को समझना होगा। और कहीं ना कहीं ये जो विदेशी कंपनी ज़्यादातर मेरे ख्याल से विकसित राष्ट्रों की होगी, राहुल जी, विकसित राष्ट्रों की, और ये इसलिए भारत सरकार भी उसमें आईटीसी बड़ी कंपनी है, बहुत सारी कंपनियां। तो लड़ाई इस बात की आशुतोष जी, हमें अगर कोई ये सोचता है कि किसान को साहब एमएसपी दे दिया जाए, मैंने कई बार देखा है गेहूं का 4 रुपए बढ़ जाता है तो टीवी पे डिबेट चालू हो जाता है कि साहब गरीब की थाली महंगी हो जाएगी। हम भी तो यार 70 करोड़ की, मतलब 130 करोड़ में 70% की आबादी किसान की है। हम काय पे निर्भर हैं? खेती पे निर्भर हैं। अगर हम खेती छोड़ दें, कौन सी इस देश की सरकार है जो 70% इस देश की आबादी को रोजगार दे देगी? बिल्कुल। ये विचार कोई नहीं करता है। हम खेती किस लिए कर रहे हैं? हम देश का पेट पाल रहे हैं, हम राष्ट्र को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। जिस बात की आत्मनिर्भरता की बात आज ये लोग करते हैं, राष्ट्र को आत्मनिर्भर कौन बना रहा है? इस कोरोना काल में जीडीपी जब धड़ाम से गिरा था तो 3% के ऊपर ले जाने वाला जीडीपी कौन था? वो किसान था इस देश का, फार्मिंग सेक्टर था जो प्लस में था। क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं,
हम खेतों में खड़े हैं बरसात में, ठंड में, जिस प्रकार आंदोलन में हमने 4 सीजन निकाल दिए, 3 सीजन, उसी प्रकार हम लोग अपने खेत में निकालते हैं। हम दृढ़ संकल्पित रहते हैं कि देश को बाहर से नहीं मंगाना चाहिए, लेकिन हमारे दिल पे क्या बीतती होगी कि हमारे ही देश की सरकार हमारे देश के किसान से खरीदने के बजाय उसको एमएसपी की गारंटी कानून देके व्यापारियों को बाध्य करने के बजाय कि अच्छा दाम मिले, विदेश से माल मंगा। लेकिन राहुल जी, कहीं ना कहीं जब आपकी बात मैं समझ पा रहा हूँ थोड़ा बहुत, तो कहीं ना कहीं आपकी मांग बिल्कुल जायज़ लग रही है। मैं तो बहुत छोटा हूँ, आप लोग किसान लोग हैं, आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब इस तरह की बहुत ही महत्वपूर्ण मांग जब आप किसान संगठन रखते हैं, उसमें जब राजनीतिक दल उसमें शामिल हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर सवाल आता है कि भाई पॉलिटिकल गेन वो करेंगे। सवाल आता है कि उनकी जब गवर्नमेंट, तो उन्हें क्या किया, जैसे आपने खुद ने कहा कि भाई हम तो बीच में पिस रहे हैं। कहीं ना कहीं जो किसानों के जो नेता हैं वो उन्हीं जो राजनेता हैं उनकी भाषा में बोलने लग जाते हैं। यहाँ तक कि अगर राकेश टिकैत की बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल जाते हैं, वो ममता बनर्जी से मिलते हैं, वो यूपी में बोलते हैं कि हम सरकार नहीं बनने देंगे। अरे भाई, आप किसान नेता हो, आप किसानों की मांग रखो, आप विपक्ष के हाथों में क्यों खेलने लगते हो? क्योंकि आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप भी उस संयुक्त किसान मोर्चा के सक्रिय सदस्य हैं। तो आपको नहीं लगता कि जब इस तरह की हरकतें होती हैं तो फिर हम कैसे माने और आम लोग कैसे माने कि वाकई में किसानों की ये समस्या थी जिसको किसान के नेता ही रख रहे हैं और उसमें कोई राजनीति नहीं है? देखिए आशुतोष जी, बात ये हुई थी, बंगाल चुनाव का आपने उदाहरण दिया, राकेश टिकैत जी का भी आपने नाम लिया, वो हमारे आंदोलन के एक बड़ा चेहरा है। जब ये बात चल रही थी कृषि कानूनों के लिए कि हमें पीड़ा क्या होती थी, सुबह हमारी बैठक हो रही है नरेंद्र सिंह तोमर जी से, बड़े ही कर्टियस तरीके से। मेरा सवाल एकदम सीधा है, मैं बहुत सीधा आपको जवाब दे रहा हूं, मैं उसका कनेक्शन का ही जवाब दूंगा, पूरा सवाल का आपका जवाब मिल जाएगा। सुबह बहुत ही अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक हो रही है, ठीक है, पीएम संसद में कह रहे हैं कि ये बड़ा पवित्र आंदोलन है। शाम को टीवी चैनल पर डिबेट में आदमी क्या कह रहा है, अगर ऐसा होता तो हमारी सरकार ही नहीं आती, अगर ऐसा होता तो फलाना जगह चुनाव में हम नहीं जीतते, अगर ऐसा होता तो इस उपचुनाव में हम नहीं जीतते। तो हमने ये तय किया था संयुक्त मोर्चा में, जब आप वोट की ही भाषा समझते हो तो हम बंगाल चुनाव में जाके जो नेता वहां गए थे, उन्होंने ये कहा था कि ये कानूनों में खामी है, ये लोगों ने हमारे साथ गलत किया है। उन्होंने ये नहीं कहा था फलाने को वोट दो। राहुल जी, ऐसे में तो जब मोदी सरकार ने जब 3 कृषि कानून वापस किए तो आपके किसान नेताओं को कहना चाहिए कि आपने वापस ली, हमारी बात मानी, हम यूपी में आपका प्रचार करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। किसान नेता किसी का प्रचार करने नहीं, तो जब विपक्ष विरोध करने जब जा सकते पश्चिम बंगाल, अभी आपने खुद ने कहा, आपसे कहा वोट की भाषा समझाने गए, तो वोट की भाषा से उनको आभार व्यक्त करने भी चल जाए। बात समझिए, वोट की चोट का मतलब ये नहीं था कि हम ये कहने गए थे कि ममता को ये वोट बात दो। देखिए, इस बात को आपको समझना होगा कि मांग जायज जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं वैसे कोई जायज नाजायज ठहराने वाले कोई नहीं होता हूं, लेकिन इस बात को भी आप समझिए क्योंकि जो आम जनता जो मुंबई में बैठी, वो भी इस देश के नागरिक हैं, वो भले खेती किसानी नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई दादर नगर हवेली में बैठा हो, कोई अहमदाबाद में बैठा हो, कोई भोपाल में बैठा हो, वो इस देश के नागरिक है, वो किसान नहीं है, किसानों का सम्मान करते हैं। लेकिन जब टीवी स्क्रीन देखते हैं, वो अखबार पढ़ते हैं, वो नेताओं के वक्तव्य देखते हैं, तो उनको कहीं पे भी अंतर समझ में नहीं आता। और 2 प्रश्न लगातार इसमें कौन थे कि भाई जो विपक्ष नेता जो राग अलाप रहे हैं, उनसे क्यों नहीं किसान नेता कहते कि भैया जब आपकी गवर्नमेंट थी आपने इसके लिए कुछ नहीं किया, अब आप थोड़ा अपने साइड में हटिए, हमारे मंच का उपयोग ना करें, अब जरा साइड में हटिए। आपने क्या किया था जब आपकी गवर्नमेंट थी, आपकी सरकार थी? और जब वोट की भाषा समझाने वहां पे पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश में सिर्फ इसलिए ताल ठोके जा रहे हैं, किसान जब मर रहे हैं, 700 से ज्यादा किसान मर चुके हैं, 3 कृषि कानून वापस लिए गए, तो किसान नेता बैठे ना वहां पे आंदोलन करने और बोले कि हम संसद के जरिए और बातचीत के जरिए उठाएंगे, जब किसानों को क्यों वहां पे मरने के लिए छोड़ा जा रहा है? आपने बात कही तो संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पे ये नियम पहले से था, हमारी सभाओं में भी पहले से था, एक भी पॉलिटिकल आदमी को हमने मंच नहीं दिया। कमाल कर रहे हैं ना ना ना, आप मुझे बताइए, आप एक भी मैंने फोटोग्राफ दिखा था राकेश टिकैत जी की, खुद जा रहे हैं टिकैत जी के मिलने, देखो मिलने मिलाने व्यक्तिगत संबंध, अरे कलकत्ता गए भाई, व्यक्तिगत संबंध अपने सभी जगह होते हैं, व्यक्तिगत संबंध कांग्रेस के भाजपा के साथ होते हैं, भाजपा के कांग्रेस के साथ, व्यक्तिगत संबंधों में नहीं, तो राखी बंधवाने तो मेरी नहीं फोटो नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ आपसे, व्यक्तिगत संबंध को आप छोड़ दीजिए, हमारी जो भी किसान महापंचायत हुई उसमें से एक भी किसान महापंचायत के मंच पे कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं था। यहाँ तक कि मैं आपको उदाहरण दे दूं, संसद के बगल में हमारी संसद चली थी, किसान संसद, पूरे विपक्ष के नेता भी आए थे तो बैरिकेडिंग के बाहर थे। हम ही ने खुद कहा था कि हमारे किसी मंच पे कोई लोग नहीं। मैंने जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल, और मैं आपसे जो प्रचार वाली, क्या किसान मोर्चा की तरफ से और आपके संयुक्त मोर्चा की तरफ से ये सवाल नहीं पूछा कि जब आप कह रहे हैं कि एमएसपी की मांग सबसे पुरानी है और इसकी मांग, तो ये बात क्यों नहीं बोला गया कि भैया राहुल गांधी जी, ममता बनर्जी जी, शरद पवार जी, आपकी भी गवर्नमेंट रही थी, आप सरकार किससे रहते, कांग्रेस पार्टी की सबसे लंबे समय से सरकार रही है, आप लोगों ने क्या किया?
अब आप कृपया कर हमें अपनी बात सरकार तक रखने दीजिए। बात हुई थी, एक स्टेटमेंट आप बता दीजिए, यही बात एक बयान, एक वक्तव्य राकेश टिकैत जी का बता दीजिए। स्टार्टिंग में जब ये बात आई थी आशुतोष जी कि ये लोग समर्थन देना चाहते हैं, तो बहुत बड़े दिग्गज पत्रकारों ने और नेताओं ने कहा कि किसानों को इनका समर्थन, तभी किसान संगठनों ने बात कही थी आपके पास समय था, आपने लागू नहीं करी, आज किसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है, उसको अपनी लड़ाई लड़ी। ये डे 1 से क्लियर था, आपका हमें सहयोग नहीं चाहिए। ये भी बात बहुत आती थी कि साहब विपक्ष का काम तो सहयोग करना होता है, तो आप भारी समर्थन देते हैं। राहुल जी इस बात को स्वीकार करें कि पूरा का पूरा जो आंदोलन में ये बात आती है कि साहब हमने मोदी जैसे, तथा मैं इन्वर्टेड में बोल रहा हूँ, घमंडी अहंकारी व्यक्ति को झुका दिया। अरे भाई वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो घमंडी हैं, मृद हैं, ये कैसे हैं, क्या हैं? वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, चाहे मनमोहन सिंह जी हैं, चाहे पीवी नरसिम्हा राव जी रहे हों, अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, चाहे हमारे देश के कोई भी सम्मानित प्रधानमंत्री हो, वो पूरे देश के ताज होते हैं, देश का कहने का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। इस तरह की भाषा शैली किसान आंदोलन में उपयोग कर जाती है कि साहब ने घमंडी को झुका दिया, अहंकार को झुका दिया। आप देख लीजिए, उसका भी कोई विरोध नहीं आता है। और यही तो बात होती है कि जब धारा 370 और 35 से जब हटता है, तो जब कहा जाता है कि हमने तो सब विरोध नहीं किया, लेकिन आपने समर्थन भी कब किया कि हटने का? देखिए आशुतोष जी, इस बात को आप थोड़ा क्लियर कर देंगे तो मुझे लगता है कि ये चर्चा और सार्थक होकर लोगों तक पहुंच पाएगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, जो भी किसी आंदोलन का मुख्य चेहरा होते हैं, ये उनके वक्तव्य नहीं है। टीवी वाले जब किसी और नॉर्मल किसान को पकड़ते हैं, उसके वक्तव्य होते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार प्रधानमंत्री आंदोलन को कहते हैं पवित्र आंदोलन, नरेंद्र सिंह तोमर जी के सदे हुए बयान आते हैं, और शाम को कार्यकर्ता कहते हैं खालिस्तानी, पाकिस्तानी। यही कृषि मंत्री कमल पटेल कहते हैं 500 संगठन दलाल संगठन। हमने वो सब भी सुना है। इसके बाद भी जो मेन लोग हैं, आपने मेरे मुंह से कभी इस प्रकार के शब्द सुने? नहीं सुने। जो मेन लोग, अगर सामान्य किसान के पास आप जाओगे, अगर वो ये कह रहा है तो उसकी भावना है। अब आप उसमें ये कहोगे नहीं साहब वो प्रधानमंत्री जी को ऐसा कह दिया, तो टीवी चैनलों पे शाम को बैठ के किसके प्रधानमंत्री को कौन क्या कहता है और मरे हुए तक को क्या कहता है, इस विवाद में हमें नहीं पड़ना चाहिए। बात यह है कि एमएसपी गारंटी कानून की मांग हम लोग कर रहे हैं, और देश का नेतृत्व जो सशक्त हाथों में है, हम तो कह रहे हैं ना, वाजपेयी कहती है बहुत सशक्त हाथों में नेतृत्व है, स्पष्ट बहुमत की सरकार है, एक से एक ऐसे निर्णय लेने वाली सरकार है जो कोई सोच नहीं सकता। तो हम भी कह रहे हैं जो काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई वो करके मोदी जी नजीर खींच दें कि देखो साहब मनमोहन सिंह जी ने ये नहीं किया था, मैंने ये किया है। इस देश के किसानों को लागत का 1.5 गुना लाभकारी मूल्य वाकई में दे दें, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करें, एमएसपी गारंटी कानून बना दें, ताकि इस देश के आम उपभोक्ता को भी तो पता रहे कि साहब जो 45 रुपए का गेहूं मैं औरा मॉल, डीबी मॉल, C21 मॉल में जाके खरीद रहा हूं, वो किसान से 19 रुपये 50 पैसे में खरीदा जाता है, जिसको 1 रुपए की पिसाई लगती है, और वही आटा आशीर्वाद रुपए का 5 किलो का 150 रुपए से ज्यादा का बिक रहा है। उसे भी तो मालूम रहेगा। अभी उसको क्या मालूम है? वो तो मॉल में जाएगा, कहेगा किसान इस देश को लूट रहा है। और उनके एक इंप्रेशन ये भी बनता है दोस्तों कि अब हम कोई ऐसे कृषि प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें तो लगता है कि सीधे किसानों की जेब में जा रहा है। अब सोचिए कि खुद कितनी बड़ी बात उन्होंने कही कि जब हम टमाटर थोड़ा सा महंगे देखते हैं तो हम बोलते हैं टमाटर जो है उसने रुला दिया, प्याज ने रुला दिया, टमाटर लाल हो रहा है। लेकिन वो पैसा अगर किसानों की जेब में जा रहा होता तो इस तरह के आंदोलन नहीं होते। कहीं ना कहीं पैसा बीच में गायब हो रहा है। इस बात को ही लगातार राहुल जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आप और हमें भी समझने की जरूरत है। जो भले किसान नहीं हो, लेकिन हम जब कोई चीज उत्पाद खरीदते हैं वो पूरी, आप देखिए जो जिस देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि आधारित हो, जहां हर चीज कहीं ना कहीं कृषि से जुड़ी हुई है, आप कभी गौर कीजिएगा, आप जो भी चीज खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं खेत में उगाई जा रही है, उसको उगाने वाला किसान होता है। अगर वो समृद्धशाली नहीं हुआ, आप और हम जिस तरह से हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर किसानों ने अपने बच्चों को खेती से दूर कर दिया, फसलों से दूर कर दिया, तो फिर इस देश में कैसे उपज होगी? और फिर आप सोचिए 130 करोड़ की जनता का कौन पेट भरेगा? और फिर भारत जो कहा जा सकता है कृषि प्रधान देश है, इतना बड़ा भारत का जो तमगा है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में भारत की क्या स्थिति होगी, आप इससे कल्पना कर सकते हैं। शायद मेरे ख्याल से यही बात अब लगातार बात। और दूसरी बात आशुतोष जी ये है कि कंपनी वाले, प्रोडक्ट बेचने वाले, भाई आप ये कल्पना करो, किसान का माल किस पे बिक रहा है? एमएसपी की। हम मांग क्या कर रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए, वो भी नहीं मिल रहा है मार्केट में। हमसे ही एमएसपी से नीचे खरीदे हुए माल को एक आदमी पैकेजिंग करता है और मॉल में रख के बेचता है, तो काय में बिकता है? उस पे क्या लिखा रहता है? एमआरपी। मतलब हमसे थोक में खरीदा तो वो एमएसपी भी नहीं मिली, और उसने छोटे छोटे पैकेट बना के डाल दिए तो उस पे स्टिकर लग गया एमआरपी का। वो जायज है? ऐसे कैसे देश में रह रहे हैं? मतलब जब किसान के लिए एमएसपी लीगलाइज करना आपको संकट है, लेकिन किसान से खरीद के वही उद्योगपति व्यापारी पैकेजिंग करके एमआरपी बेच रहा है, वो लीगलाइज है। वो कितने भी बेच सकता है, मतलब आपका रेगुलेशन नहीं है। इसी बात की लड़ाई थी। जो दूसरा कानून था वो 1953 के काला बाजारी एक्ट जो था उसको खत्म कर दिया गया था और स्टॉक लिमिट हटा दी गई थी। जब स्टॉक लिमिट आप हटा दोगे, एक आदमी कितना भी भंडारण करेगा तो महंगाई बढ़ेगी ना। ये आंदोलन आशुतोष जी जो हमने लड़ा है वो इस अकेले किसानों के लिए नहीं लड़ा है,
इस देश की आम जनता के लिए लड़ा है, क्योंकि हमारे बच्चे जब शहरों में जाते हैं तो वो माल कहाँ से खरीदते हैं? इन्हीं दुकानों से खरीदते हैं ना। जब उनको चीजें महंगी मिलेंगी तो हम कहाँ से उनको पैसा देंगे? बिल्कुल। तो महंगाई ना बढ़े इसके लिए किसान इस देश का लड़ रहा है। आम आदमी की थाली महंगी ना हो, इस देश का किसान लड़ रहा है। और आप कल्पना कीजिए, जब एमएसपी गारंटी कानून बन जाएगा, इस देश की जनता को और आम आदमी को पता रहेगा कि हमसे किस दाम पे खरीदा जाता है और हमारी जो आय है वो सुनिश्चित हो जाएगी कि साहब इतना तो हमें मिलेगा। तो जो पैसा हमारे पास अतिरिक्त आएगा, हर साल लगभग 3 से 4 हजार करोड़ का नुकसान इस देश के सारे किसानों का मिला के बता रहा हूं आपको मैं, एमएसपी न मिलने से होता है। जब वो 3 से 4 हजार करोड़ का पैसा किसानों के पास जाएगा, उस पैसे का क्या होगा? वो पैसा आदमी खर्च कहाँ करेगा? बिल्कुल, रोटेशन ऑफ इकोनॉमी होगी ना। वो लोग जो काला बाजारी कर रहे हैं, जो अपने धन्ना सेठ जेब में रख के बैठे हैं, मतलब हमको लूट रहे हैं, और हमारा बच्चा जो पढ़ने भोपाल इंदौर जा रहा है उसको वहां लूट रहे हैं कि साहब वो 4-4 रुपए की चीज 80-80 रुपए में बेच रहे हैं। तो वो यहाँ लूट रहे हैं, वहां लूट रहे हैं। और ये जो लोग आज जो बुद्धिजीवी बनते हैं या जो नौकरी पेशा लोग हैं, अगर अपने घर में 3 पीढ़ी पहले पूछोगे ना भाई साहब, तो आपके बाप दादा भी किसान थे। ये बात आप समझो। आज आप नौकरी कर रहे हो, लेकिन 3 पीढ़ी पहले आपके बाप दादा भी किसान थे। खेतों की जमीन बेच बेच के जब आपकी छोटी जमीन हुई, बाजार नहीं मिला, ये बहुत बड़ी बात, तब जाके आप यहाँ नौकरी करने आए। देखिए आप देखिए, जो पुराने लोग हमारे दर्शक हैं वो देख रहे होंगे कि जहां पर खेत हुआ करते थे वहां पर बिल्डिंगें तनती जा रही है। उसका बड़ा कारण ये है कि जब किसान जो है उसमें कहीं उसका फायदा नहीं हो रहा, लाभ नहीं हो रहा, उसके सामने आजीविका का संकट हो रहा है, तो अपनी जमीन बेच रहा है। और वो तमाम जो जमीन है खेती किसानी की जो हमारे शहर के इर्द गिर्द हुआ करती थी, तो वहां पर बिल्डिंगें तनती जा रही है। अब आप बोल रहे कॉन्क्रीट का जंगल जो है खड़ा हो रहा है, क्यों नहीं खड़ा होगा? क्योंकि किसान के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो अपनी जमीनें बेच रहा है। इस बात को गौर करना होगा। अभी फिलहाल में नहीं, आज तो जी एक चीज इसमें समझने की बात यह है कि आप जमीन बेच रहे हो, किसान खेती नहीं करे और किसान को दाम मिल जाए तो देश की जनता चिल्लाती है महंगाई बढ़ जाएगी। लेकिन जब किसान नहीं करे खेती और सारा माल विदेश से आएगा, तो क्या महंगाई कम हो जाएगी? हम उगा रहे हैं। और यहाँ समझने वाली बात है कि जनता को प्रोपोगंडा से बचना पड़ेगा। एक टीवी पे आके कोई आदमी ये कह देता है घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आपने घी खाना छोड़ दिया। हमारे गांव में तो कोई नहीं मरा कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से। आप खेती किसानी करने वाले लोगों को देखिए, देसी घी खाते हैं, उनको कुछ नहीं होता, अपनी गाय बैल पालते हैं। लेकिन आप लोग सोयाबीन का तेल खाना पसंद करोगे, लेकिन घी खाना पसंद नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि साहब टीवी पे किसी ने कह दिया घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कभी आपने किसी से पूछा कैसे बढ़ता है? देसी घी खाने से किसी का कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन हाँ, वो जो तेल आप हर साल खाते हो, फिर डॉक्टर आपको क्या सलाह देता है कि हर 2 साल में आप तेल बदलते रहिए ताकि उसकी इंप्यूरिटी एक जगह इकट्ठी ना हो जाए। और हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा चलने वाला मूंगफली का तेल गायब हुआ। क्यों? क्योंकि अमेरिका से लाया हुआ सोयाबीन यहाँ सब किसानों को बोने के लिए दे दिया गया, और लोग सोयाबीन बोने लगे तो सोयाबीन का तेल निकलने लगा। फिर टीवी पे ऐड जाता है कि ऑस्ट्रेलिया का कोई ब्रांड है साहब, वो उससे कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। तो केवल एक रिसर्च जो विदेशियों ने कर रखी है कि हिंदुस्तानी मनुष्य, जो पुरुष हो महिला हो, हिंदुस्तानी व्यक्ति के मानचित्र पे चलचित्र का प्रभाव पड़ता है। तो वो चलचित्र में एड एजेंसीज का यूज करके आपको कुछ भी चिपका देते हैं और आप अपने रूट से दूर होते जा रहे हैं। और किसान को माल देने के पैसे मिलने के बजाय आप उनकी जेब भर रहे हैं, जिनके पैसे से आपको कुछ नहीं होना। उदाहरण के तौर पे ना, फेयर एंड लवली से कोई गोरा हुआ? आज तक कोई गोरा नहीं हुआ, लेकिन वो चल रही है प्रोडक्ट। और जो जुबा केसरी करने की बात करते हैं, वो अपने बच्चों के जुबा केसरी कराएंगे, विमल गुटखा खिलाएंगे। तो इसीलिए आप देश के किसान की बात को समझिए। हमारी मूलभूत जरूरतें हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी बीवी, हमारे परिवार हैं, उनको हमें पालना है। इसलिए हमें हमारी आय सुनिश्चित हो, इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमारी समर्थन मूल्य की कानून जो अगर बन जाएगा तो हमारी एक आय सुनिश्चित रहेगी। हमको पता रहेगा कि आज मैंने खेत में इतना बोया है तो कम से कम मुझे इतना तो मिलेगा। उस हिसाब से मैं मेरा फ्यूचर प्लान करूंगा, मेरे बच्चे का फ्यूचर प्लान। आज अपने आप तनख्वाह आती है 10,000 रुपए, तो उसमें आप कोशिश करते हो कि आप EMI पे फलाना सामान खरीदो, ढिकाना सामान खरीदो। हम तो कुछ प्लान ही नहीं कर पाते। हमारा साहब ये है कि महंगा बीज लेंगे। और ये भी जाने देश की जनता की जो 1950 रुपए का गेहूं हम जनता सरकार को बेचते हैं, या प्राइवेट व्यापारी उससे कम में हमसे खरीदता है, वही व्यापारी कम समर्थन मूल्य से भी कम में खरीद के स्टॉक करके थोड़ा सा ग्रेडिंग करके अगले साल बीज के तौर पे 5,000 रुपए क्विंटल में हमको बेचता है। मुझे लगता है राहुल जी, इसका एक बड़ा जो निदान है वो ये भी है कि अगर हमारे देश के जो युवा हैं, जैसे पहले राजनीति माने में परहेज करते थे, अगर राजनीति में आए और दूसरा खेती किसानी से किसी ना किसी तरीके से जुड़ें, तो एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और आप जैसे युवा को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा की और हमें तमाम पहलुओं को साझा किया। लेकिन हाँ, निवेदन मैं ज़रूर आपसे करूँगा, अनुरोध ज़रूर करूँगा कि जितना हो सके किसानों के जो मुद्दे हैं, अगर वो राजनीति से परे हटके किसी बयान और ये तमाम कहने गए सत्ता और विपक्ष के बीच की जो बयानबाजी के बीच में जो फंस जाते हैं, अगर उससे अलग हटके अगर आप लोग की बात इंडिपेंडेंट आ पाए, और हमारा जो छोटा सा चैनल है वो कोशिश करेगा कि आप लोग की इंडिपेंडेंट वॉइस को ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुँचा पाए, तो निश्चित तौर पर कहने गए आने वाले दिनों में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। आप हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
तो किसान साथियों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा, आप और कुछ क्या जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स के जरिए हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री राम।